नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज के इस वीडियो में प्लेटो को लेकर के। दोस्तों, यह विषय फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और YouTube के ऊपर उपस्थित जितने भी कंटेंट है उनमें कहीं पर भी इसको क्लियर नहीं किया गया है। तो आप यकीन मानिए, YouTube पर हमारा ये पहला चैनल है जो राजनीतिक विचारकों के ऊपर इतनी बड़ी और विस्तृत सीरीज लेकर के आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार ये काम तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, प्लेटो एक राजनीतिक विचारक था जो यूनान का था। इसको हम आगे पढ़ें, इसके लिए मैंने इसको कुछ छोटे छोटे खंडों में बांटा है ताकि इसका अध्ययन आसानी से हो सके। तो जो पहला खंड है वो मैंने बनाया है परिचय के नाम से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके परिचय की। तो इसको राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है, इसके नाम से प्रसिद्ध था। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था और इसके शिष्य का नाम अरस्तु था। तो ये तीन गुरु शिष्य की श्रृंखला थी, याद रखना है। सुकरात का जो शिष्य था वो था प्लेटो और प्लेटो का जो शिष्य था वो था अरस्तु। इसके बाद जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में, यानी कि यूनान के अंदर इनका जन्म हुआ था। 427 ईसा पूर्व एथेंस यूनान के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था एरिस्टोन और माता का नाम परिक्टियनी। इनका बचपन का नाम जो था, घरेलू नाम, पारिवारिक नाम, वो था एरिस्टोक्लीज। इन्होंने बाद में एक विद्यालय बनाया था, एक संस्था बनाई थी और उस संस्था का नाम था अकादमी। ये इनका सामान्य परिचय है और इस परिचय में मैंने जो शब्द उठाए हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो फिर से देखें, राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है प्लेटो को। इनके गुरु का नाम सुकरात, शिष्य का नाम अरस्तु। 427 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में इनका जन्म हुआ था। एरिस्टोन इनके पिता का नाम था और परिक्टियनी इनकी माता का नाम था। इनको बचपन में एरिस्टोक्लीज के नाम से जाना जाता था। बाद में इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था अकादमी। इसके बाद अपन बात करते हैं प्लेटो से संबंधित शब्दावली। यहाँ पर मैंने वो शब्दावलियाँ इकट्ठी की हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में सीधे पूछी गई हैं, जैसे कि रखवाला कुत्ता, गडरिया, गुफा का दृष्टांत, दार्शनिक राजा, परछाइयाँ, मोची और डॉक्टर। ये वो शब्दावलियाँ हैं जो सीधे पूछी गई हैं, यानी कि सीधा प्रश्न आता है कि कौन सी शब्दावली प्लेटो से संबंधित नहीं है और इनमें से कोई सीधे देगा, या कौन सी शब्दावली प्लेटो से संबंध रखती है। या सीधा जो सुमेलित करने वाले जो प्रश्न आते हैं उनके अंदर भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, रखवाला कुत्ता यानी कि वॉचडॉग, गडरिया, गुफा का दृष्टांत, दार्शनिक राजा, परछाइयाँ, मोची और डॉक्टर, ये शब्द प्लेटो से संबंधित थे। इसके बाद प्लेटो की प्रमुख किताबों की बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण द रिपब्लिक प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिसका उपशीर्षक था कंसर्नीज ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय। ये इस द रिपब्लिक का, यानी कि इस पुस्तक का सब टाइटल था न्याय। और इस पुस्तक का केंद्रीय विषय, सेंट्रल सब्जेक्ट, वो था आदर्श राज्य, यानी कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो आदर्श राजा है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए और वो कैसे बनाया जा सकता है, ये सब इसके अंदर थे। और इसका मुख्य जो सब्जेक्ट था वो था न्याय, क्योंकि इसका उपशीर्षक से पता लग रहा है कि यह न्याय से संबंधित थी। इस पुस्तक की जो शैली थी वो द्वंद्वात्मक थी, यानी कि संवाद शैली थी। डायलॉग्स थे, यानी कि इसमें जो लिखावट थी वो जैसे व्यक्तियों के बीच में डायलॉग्स होते हैं, उस डायलॉग्स के रूप में ये पुस्तक लिखी गई थी। और जो डायलॉग्स हैं उन मुख्य पात्रों को भी, एक बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ही आया हुआ सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्लेटो से संबंधित नहीं है। तो वो आपको मुख्य पात्र याद रखने हैं, पोलीमार्कस, एडिमेंटस, ग्लूकोन। पोलीमार्कस, एडिमेंटस और ग्लूकोन, ये सभी प्लेटो की रिपब्लिक का जो मुख्य पात्र थे उनके नाम हैं। इसके बाद इस रिपब्लिक पर कुछ कमेंट्स आए। रूसो ने कहा रिपब्लिक शिक्षा पर लिखी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो सेबाइन ने कहा रिपब्लिक एक पंडित की वाणी के जैसे है। रिपब्लिक एक
पंडित की वाणी के जैसे है, या यह उस ऋषि के विश्वास की अभिव्यंजना है जो ज्ञान में ही सामाजिक प्रगति की शक्तियों को देखता है। ऐसा कहा था सेबाइन ने। तो आपको याद रखना है, उपशीर्षक न्याय, केंद्रीय विषय आदर्श राज्य, मुख्य विषय न्याय, शैली द्वंद्वात्मक, मुख्य पात्र पॉलीमार्कस, एडिमेंटस, ग्लोकोन। रिपब्लिक को शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया रूसो ने, और रिपब्लिक को एक पंडित की वाणी बताया सेबाइन ने। इसके बाद दूसरी बुक की बात करते हैं, स्टेट्समैन। यह विधि के शासन की बात करता है। इस बुक में विधि के शासन यानी कि कानून के शासन की बातचीत की गई है, और इसमें राजा की तुलना गडरिया से की गई है। यहाँ पर अंडरलाइन करें शब्द को, गडरिया। अभी मैंने आपको एक शब्दावली दी थी, उस शब्दावली में गडरिया शब्द था। तो ये जो गडरिया शब्द है वो स्टेट्समैन बुक में दिया गया था, और राजा की तुलना गडरिया से की गई थी। इसके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनमें से हैं अपोलॉजी और क्रीटो। अपोलॉजी और क्रीटो, इन दोनों पुस्तकों को याद रखें, ये सुकरात के जीवन और मृत्यु से संबंधित हैं। अपोलॉजी और क्रीटो सुकरात के जन्म, जीवन, मृत्यु इनसे संबंधित है। इसके बाद में बुक है सेवंथ लेटर। ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये प्लेटो की आत्मकथा है। सेवंथ लेटर प्लेटो की आत्मकथा है। इसके अलावा और भी किताबें बहुत सारी हैं, जैसे कि मीनो, यूथिफ्रो, फेडो, सोफिस्ट, मिनी एक्सनस। मीनो, यूथिफ्रो, फेडो, सोफिस्ट, मिनी एक्सनस आदि, ये सब भी प्लेटो की अन्य रचनाएं हैं, लेकिन ये उतनी प्रचलित नहीं है जितनी कि द रिपब्लिक, स्टेट्समैन या सेवंथ लेटर हुई थी। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जैसे कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है, अर्थात यह पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है और हर बार कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि निगमनात्मक के साथ साथ एक ऑप्शन आगमनात्मक भी मिलता है। तो यहाँ पर आप ये कंफ्यूजन सदा सदा के लिए मिटाएं और याद रखें कि आगमनात्मक जो पद्धति थी वो अरस्तु की थी, और इसको सीधा से याद रख लें, अरस्तु भी ऐसे शुरू होता है और आगमनात्मक भी ऐसे जैसे शुरू होती है। तो ये आप याद रखें, अरस्तु आगमनात्मक पद्धति के द्वारा काम करता था, जबकि प्लेटो की पद्धति थी वो निगमनात्मक थी। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती थी। इस शब्द पे भी याद रखना है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती थी। प्लेटो बचपन में हष्ट-पुष्ट था, मोटा ताजा था, इसलिए उसके अध्यापक ने उसका नाम अफलातून रखा या प्लेटोन रखा था। प्लेटो की एक संस्था थी जिसका नाम था अकादमी, और उसके बाहर लिखा था गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। गणित के ज्ञान के बिना यहाँ प्रवेश करने का कोई भी अधिकारी नहीं है, ये लिखा था इनकी जो संस्था थी अकादमी, उसके बाहर। अगली लाइन, ये भी 3-4 बार रिपीट क्वेश्चन है, अकादमी में कौन से प्रमुख विषय थे? तो वो थे गणित और ज्यामिति। अकादमी में गणित और ज्यामिति प्रमुख विषय थे। तो फिर से याद रखें, इनकी पद्धति निगमनात्मक, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती थी। बचपन में अध्यापक ने इनका नाम अफलातून रखा क्योंकि ये हष्ट-पुष्ट मोटे ताजे सुडौल थे। इसके अलावा इनकी जो संस्था थी अकादमी, उसके बाद लिखा था गणित के ज्ञान के बिना यहाँ किसी को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है, और गणित और ज्यामिति यहाँ के प्रमुख विषय थे। अब बात करते हैं प्लेटो पर प्रभाव किसका पड़ा था। प्लेटो पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके गुरु सुकरात का ही था। सुकरात ने एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विरोध किया था और कुलीन वर्ग के शासन का समर्थन किया था। इस चीज से घबराकर, नाराज होकर जो एथेंस की सरकार थी, उन्होंने सुकरात को जहर पिला दिया और उनको मृत्युदंड दे दिया। सुकरात का कहना था ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि कंफ्यूज करेगा। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ये सुकरात कहता था, और इससे प्रभावित होकर प्लेटो ने कहा सत्य ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ये प्लेटो ने कहा। इन दोनों वाक्यों को फिर से दोबारा ढंग से देखें, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ये सुकरात ने कहा था, जबकि सत्य ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ये प्लेटो ने कहा था। प्लेटो भौतिक दुनिया को केवल हमारे विचारों की परछाई मानता था। अगला शब्द नोट करें, परछाई। अभी मैंने एक शब्दावली बताई थी, उसमें परछाइयां शब्द भी था, छाया शब्द भी था। तो जो प्लेटो है ये भौतिक दुनिया को केवल हमारे विचारों की परछाई ही मानता है, जो सदैव बदलती रहती है,
जबकि जो ज्ञान है वो स्थायी है और वास्तविक है। ये मानना था प्लेटो का। वो कहता था कि सत्य जो है वो स्थायी होता है और परछाइयाँ सदैव बदलती रहती हैं, इसलिए सत्य या ज्ञान जो है वो एक धारणा नहीं है, केवल मान्यता नहीं है, बल्कि वो वास्तविकता है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। जबकि हमारे जो विचार हैं वो लगातार बदलते रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के दिशा आगे आगे बढ़ने के साथ साथ परछाई का आकार बदलता जाता है, वैसे हमारे विचार भी बदल जाते हैं। इसलिए हमारे विचार जो हैं वो परछाइयाँ हैं। और ये परछाइयाँ शब्द याद रखना, ये शब्दावली प्लेटो से संबंधित है। प्लेटो पर सुकरात का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था और इस प्रभाव को देखकर मैक्सी ने एक वाक्य कहा, वो आपको याद रखना है, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा। ये वाक्य मैक्सी का है और प्लेटो के लिए कहा गया कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा। इसलिए कहा गया क्योंकि प्लेटो के ऊपर सुकरात का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद अपन बात करते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य, क्योंकि द रिपब्लिक का जो मुख्य विषय था वो आदर्श राज्य था। तो प्लेटो किस प्रकार के राज्य को अपना आदर्श राज्य मानता था, किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहता था, तो देखते हैं। प्लेटो राज्य को प्राकृतिक और नैतिक संस्था मानता था। यहां पर याद रखना है, प्राकृतिक संस्था मानता था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लेटो का जो राज्य था वो था, ऑप्शन में आ जाता है प्राकृतिक, इसके साथ साथ कृत्रिम भी ऑप्शन आता है। तो ध्यान देना है, प्लेटो का जो राज्य है वो प्राकृतिक राज्य है। यह राज्य की तुलना जीवित प्राणी से करता है और जीवित प्राणी के अंग होते हैं, हाथ पैर होते हैं, इसलिए यह राज्य को भी सावयवी राज्य मानता है। इसको भी याद रखना है, सावयवी, सा अवयवी मतलब जिसके अवयव होते हैं, अंग होते हैं। तो इसके अंग क्या क्या है? उसके अनुसार राज्य जो है वो तो एक संपूर्ण शरीर है और जो प्रजा है वो उसके अंग है। तो ये सावयवी राज्य की परिकल्पना थी, वो किसकी थी? प्लेटो की थी। तो दो बातें आ गई, प्लेटो का जो राज्य है वो प्राकृतिक और नैतिक है और प्लेटो का जो राज्य है वो सावयवी है, जहां पर राज्य तो संपूर्ण शरीर है और प्रजा उसके अंग है। प्लेटो छोटे राज्य का समर्थक है और आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 तय करता है। ये अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लेटो के जो आदर्श राज्य है उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो संख्या है 5040। छोटे राज्य का समर्थक है, उसका मानना है राज्य जितना छोटा होगा उसकी प्रजा को उतनी ज्यादा सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं मिल सकती हैं, इसलिए राज्य छोटा होना चाहिए तभी सुखी रहेगा। वह है शिक्षा और साम्यवाद को आदर्श राज्य के दो आधार स्तंभ मानता है, एक तो शिक्षा को और एक साम्यवाद को। उसने इन दो ही बातों पर ज्यादा जोर दिया है, शिक्षा पे और साम्यवाद पे। तो इन दोनों पे आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि शिक्षा के बारे में क्या कहा और साम्यवाद के बारे में क्या कहा। उसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक या शहतूत के पेड़ से नहीं हुआ है, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मिलवाने में आ जाता है, मिलान कीजिए। कथन किसका है कि राज्य का निर्माण ओक या शहतूत के पेड़ से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। तो यहाँ पे हम देखा, राज्य प्राकृतिक और नैतिक संस्था है, सावयवी है, संपूर्ण जो राज्य है वो शरीर है, प्रजा उसके अंग है, छोटे राज्य का समर्थक है, 5040 की जनसंख्या निर्धारित करता है, शिक्षा और साम्यवाद इनको आधार मानता है और राज्य का निर्माण व्यक्तियों के चरित्र से मानता है। प्लेटो के अनुसार किसी राज्य के निर्माण में 3 महत्वपूर्ण वर्ग होते हैं। उसने अपनी पूरी प्रजा को 3 भागों में बांटा है। एक तो उत्पादक वर्ग या शिल्पी वर्ग, उत्पादक वर्ग या शिल्पी वर्ग, इनमें ये तो वर्ग है और इनमें कौन सा गुण होना चाहिए, तो उत्पादक में संयम का गुण होना चाहिए या तृष्णा। संयम का मतलब है कि वो धैर्य धरे। तृष्णा या बुभुक्षा मतलब किसी चीज को पाने की ज्यादा इच्छा होना, ये भी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी राज्य प्रगति करता है। तो आपको ये भी क्रम से याद रखने पड़ेंगे। ये प्रश्न भी आया हुआ है जहां पर गुणों का मिलान करवाया गया था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये वर्ग का जो पहले दिए वर्ग हैं, आगे जो मैंने लिखे हैं वो इनके सद्गुण है कि इसमें कौन सा सद्गुण होना चाहिए। तो उत्पादक वर्ग में सद्गुण है संयम या तृष्णा या बुभुक्षा। ऐसे सैनिक वर्ग का गुण है कि वो साहसी होने चाहिए। ऐसे दार्शनिक का मतलब है यहाँ पर राजा से। तो जो शासक वर्ग है यानी कि जो राजा है वो विवेकवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तो उत्पादक वर्ग में संयम, तृष्णा, बुभुक्षा के गुण होने चाहिए। सैनिक वर्ग में साहस का गुण होना चाहिए और जो राजा है, जो दार्शनिक वर्ग है, उसमें विवेक या बुद्धिमत्ता का गुण होना चाहिए। ये बातें प्लेटो ने कही थी अपने राज्य को 3 भागों में बांटकर। जो प्लेटो का सिद्धांत था
उसकी कुछ लोगों ने बाद में आलोचना भी की। तो वो जो मुख्य आलोचनाएं थी वो मैंने नोट की हैं। देखिए, बार्कर ने बताया कि जो प्लेटो है उसके आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद माना जाता है। प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद मानता है बार्कर। ऐसा क्यों मानता है? उसके पीछे एक कारण है। बार्कर का मानना है कि प्लेटो ने अपने राजा को इतनी ज़्यादा शक्तियां दे दी हैं कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिमान हो गया है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, इसलिए वो कैसा हो जाएगा? निरंकुशवादी हो जाएगा। इसलिए बार्कर ने प्लेटो के जो राजा थे, जो दार्शनिक राजा थे, उसको निरंकुशवादी माना है। लेकिन प्रबुद्ध, बुद्धिमान तो है, लेकिन उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। कार्ल पार्पर प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है। मुक्त समाज का शत्रु, ये प्लेटो को कहा गया है। और किसने कहा है? कार्ल पापर ने। रसेल प्लेटो का आदर्श राज्य रोमांसवाद है, ये मानता है कौन? रसेल। इसका कारण मैं अभी आगे की स्लाइड में आपको क्लियर करूंगा। प्लेटो का आदर्श राज्य एक काल्पनिक है, क्योंकि जो कल्पनाएं उसने की हैं वो सब काल्पनिक है, वास्तविक जीवन में ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ये भी इसकी एक आलोचना मानी जाती है। तो फिर से आलोचनाओं को देख लें। प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद मानता है बार्कर। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है कार्ल पापर। और रसेल प्लेटो के आदर्श राज्य को रोमांसवाद कहता है। इसके अतिरिक्त प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो काल्पनिक है। ये इसकी प्रमुख आलोचना है। अब इसने दो सिद्धांत दिए थे, दो बातों पर बल दिया था। एक दिया था शिक्षा पर और एक दिया था साम्यवाद पर। तो हम पहले चर्चा करते हैं शिक्षा की। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार राजा का दार्शनिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक राजा दार्शनिक नहीं होगा वो कभी भी बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता है। उसका दार्शनिक होना, विचारमान होना, बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें कोई बुराई नहीं रहे। उसने एथेंस की शिक्षा प्रणाली को व्यक्तिगत बनाया। व्यक्तिगत का मतलब है कि एक एक व्यक्ति को कैसा ज्ञान मिलेगा, कैसी शिक्षा मिलेगी, यह सब कुछ उसने तय किया है। और संपूर्ण शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो भागों में विभक्त किया। तो यह प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है, जिसमें शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा एक अनिवार्य शिक्षा थी जो आयु के आधार पर दी जाती थी। आयु के आधार पर दी जाती थी। इसके तहत पढ़ना, लिखना, भाषा, शास्त्र, अलंकार और सैनिक शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को लेना जरूरी था। ये थी पहली शिक्षा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा। जबकि उच्च शिक्षा वो वर्ग पर आधारित थी। और वर्ग की हमने भी बात की कि प्लेटो ने 3 वर्ग बनाए थे, उत्पादक, सैनिक और शासक। तो ये वर्ग आधारित थी और ये केवल शासक वर्ग के प्रशिक्षण के लिए रखी गई थी। यानी कि यहाँ पर भेदभाव किया गया कि उच्च शिक्षा केवल शासक वर्ग को मिलनी चाहिए। क्यों था इस भेदभाव का कारण? क्योंकि शासक का चरित्रवान और बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जो उच्च शिक्षा थी वो शासक वर्ग के लिए रखी गई थी। इसका उद्देश्य विज्ञान और दर्शन का ज्ञान देना था। विज्ञान और दर्शन, उच्च शिक्षा में विज्ञान और दर्शन का ज्ञान दिया जाता था, जबकि प्रारंभिक शिक्षा के अंदर सामान्य शिक्षाएं थी और सैनिक शिक्षा, यानी कि खुद की आत्मरक्षा की जा सके या किसी युद्ध की स्थिति के अंदर प्रजा एक सैनिक की तरह भाग ले सके, तो वो सारी तैयारियां उनके साथ रहे। तो ये अनिवार्य शिक्षा के अंदर रखा गया था। इसके बाद प्लेटो शिक्षा के माध्यम से ऐसे शासक बनाना चाहता था, ऐसे राजा बनाना चाहता था जिससे राज्य संतों का राज्य हो जाए। इसलिए इसको आदर्श राज्य कहा गया, दार्शनिक राजा कहा गया। प्लेटो अपने जो शासक वर्ग था उसको उच्च शिक्षा के अंदर विज्ञान और दर्शन का ज्ञान देना चाहता था, ताकि ऐसे शासक पैदा हों जिससे राज्य संतों का राज्य हो जाए। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही थी, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य था व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना और शासक को दार्शनिक राजा बनाना। एकमात्र उद्देश्य था व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना और शासक को दार्शनिक राजा बनाना। तो ये प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत था। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, उत्पादक वर्ग को नहीं मिलती थी। और ये उत्तम नागरिक बनाना चाहता था और शासक को दार्शनिक राजा बनाना चाहता था। अब बात करते हैं अपन प्लेटो का साम्यवाद।
प्लेटो के साम्यवाद का प्रमुख उद्देश्य राज्य के शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से दूर रखना था, जिससे राज्य की एकता बनी रहे। प्लेटो के साम्यवाद का सबसे जो मेन उद्देश्य था वो था कि राज्य का जो शासक वर्ग है उसको संपत्ति और परिवार का कोई भी मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको ये मोह आएगा तो वो राज्य की अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। प्लेटो का साम्यवाद केवल दार्शनिक और सैनिक वर्ग पर ही लागू था, उत्पादक वर्ग पर नहीं। और अगर हम देखें राज्य के अंदर तो शासक वर्ग हमेशा कम होता है जबकि जनता ज्यादा होती है, इसलिए इसको अल्पसंख्यक साम्यवाद भी कहा। अल्पसंख्यक इसलिए क्योंकि पूरे राज्य की अगर जनसंख्या की तुलना में देखा जाए तो दार्शनिक और सैनिक वर्ग की संख्या उत्पादक वर्ग से कम होती है, इसलिए इसको अल्पसंख्यक साम्यवाद भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यह साम्यवाद केवल दार्शनिक और सैनिक वर्ग पर ही लागू हुआ था। प्लेटो ने राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए दो प्रकार का साम्यवाद बताया था। एक था संपत्ति का साम्यवाद और एक था पत्नियों का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। पहला, संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग की कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर खुद की निजी संपत्ति नहीं होगी तो शासक वर्ग कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा और अच्छा ईमानदारी से शासन करेगा, क्योंकि अधिक संपत्ति आने पर उसमें बुराइयां आ जाएंगी। तो संरक्षक वर्ग का मतलब है जो राजा है और जो उसके सैनिक हैं उनके पास खुद की कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। संरक्षक वर्ग यानी कि दार्शनिक शासक और सैनिक, उसके पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जिससे उसका जीवन आसानी से चल सके, जितना उसका जीवन जीने के लिए जरूरी हो। उसको सार्वजनिक घर में रहना चाहिए, उसका खुद का घर भी नहीं होना चाहिए। किसी भी राजा का और सैनिक का खुद का घर नहीं होना चाहिए। उसको सार्वजनिक जैसे धर्मशाला की जैसी जगह होती है उस पर ही तो रहना चाहिए और ऐसी जगह पर ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच, कोई लोभ, मोह माया पैदा नहीं होगी और वो दिन रात प्रजा की सेवा करेगा। प्लेटो केवल उत्पादक वर्ग को ही निजी संपत्ति रखने का अधिकार देता है। उत्पादक वर्ग को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन संरक्षक वर्ग यानी कि दार्शनिक शासक और सैनिक को यह अधिकार नहीं है। यह था संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद, केवल उत्पादक वर्ग संपत्ति रख सकता है और संरक्षक वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। इसके बाद पत्नियों का साम्यवाद। अरस्तु व्यक्तिगत परिवार व्यवस्था का विरोधी है। वर्तमान जो परिवार व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति की शादी होती है, उसके बीवी बच्चे होते हैं, इस चीज का विरोधी था। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति परिवार के मोह में अनेक अनुचित कार्य करने लग जाता है, इसलिए उसको परिवार का मोह होना ही नहीं चाहिए, उसका परिवार ही नहीं होना चाहिए। इसलिए संरक्षक वर्ग को परिवार और पत्नी का मोह नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार शासक वर्ग के वैवाहिक संबंध सामूहिक होने चाहिए, निजी नहीं होने चाहिए, जिससे माता पिता को तो अपनी संतान का और संतान को अपनी माता पिता का पता ही नहीं चले। जब माता पिता को यह नहीं पता होगा कि इस राज्य में कौन सी उसकी संतान है और संतान को भी यह नहीं पता होगा कि इस राज्य में कौन उसके माता पिता हैं, तो सभी पूरे राज्य को मिलकर ही एक परिवार मानेंगे, सभी एक दूसरे को अपने परिवार का सदस्य मानेंगे और तभी आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब माता पिता को अपनी संतान का पता ही नहीं होगा तो संतान का पालन पोषण कैसे हो? तो यह जिम्मेदारी प्लेटो ने राज्य को दी है। संतान का पालन पोषण राज्य के द्वारा किया जाए, जिससे संपूर्ण राज्य एक परिवार की तरह रहे। कुल मिलाकर प्लेटो स्थायी विवाह व्यवस्था का प्रबल विरोधी था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोगों के खुद के परिवार हों, क्योंकि ऐसा होने पर लोगों में भ्रष्टाचार और बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी। वो चाहता था कि सभी एक परिवार के जैसे रहें, और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी को यह नहीं पता हो कि कौन उसकी पत्नी है, कौन उसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। ऐसी स्थिति में पूरा राज्य एक परिवार की तरह रह सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जो कि कई बार स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है, लास्ट सेगमेंट है। तो प्लेटो ने यूनानी राज्यों को, जो यूनानी राज्य थे उनको सूकरों की नगरी कहा है। ये याद रखना है, सूकरों की नगरी यूनानी राज्यों को कहा गया है। और
प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने यूनानी राज्यों को शुक्रों की नगरी कहा। प्लेटो संरक्षक वर्ग को रखवाला कुत्ता कहता है। अंडरलाइन शब्द को रखवाला कुत्ता मैंने प्रमुख शब्दावली में बताया था। तो ये रखवाला कुत्ता कहता किसको है? संरक्षक वर्ग को। जिस तरीके से हमारे घर में जो कुत्ता होता है वो परिवार में रहता है, परिवार का सदस्य तो होता है, लेकिन उसका उस घर में कोई लेना देना नहीं होता है, किसी भी चीज पर उसका व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। इसी तरीके से संरक्षक वर्ग को भी केवल रखवाले कुत्ते की संज्ञा दी है कि उसमें राज्य में हिस्सा तो है, भाग तो है, वो रहता तो है, सदस्य है, लेकिन उसमें किसी भी चीज पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। प्लेटो लोकतंत्र को अकुशल और अनाड़ियों का शासन कहता है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि लोकतंत्र में तो किसी को भी चुना जा सकता है, कोई भी मूर्ख जीत सकता है, राजा बन सकता है, लेकिन वो अपने राज्य को आदर्श राज्य बनाना चाहता था। और आदर्श राज्य तो सिर्फ तभी बन सकता है जब उस व्यक्ति को वो सारे ज्ञान हो, वो सारी विद्याएं जानता हो, हर प्रकार से निपुण हो, सक्षम हो। इसलिए लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है और उसके राज्य के लिए लोकतंत्र अच्छा नहीं था, इसलिए वो अकुशल और अनाड़ियों का शासन कहता था। कार्ल पॉपर ये प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहता है। कार्ल पॉपर प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहता है। मैक्सी ने कहा प्लेटो को प्रथम कल्पनावादी ये कहा था मैक्सी ने। और मैक्सी ने ही कहा प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है। प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है, ये भी किसने कहा था? मैक्सी ने ही कहा था। तो दोस्तों ये था प्लेटो। मैंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर पूरे प्लेटो के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको समेटने की एक ईमानदार कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बहुत जल्दी इसका अगला सेगमेंट अरस्तु के ऊपर लेकर आएंगे, जो आपको बहुत जल्द मिलेगा। हमारे चैनल पे आप लगातार सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन बजा करके रखें, ताकि जैसे हम अरस्तु अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।